होगा। और मैं अपने नेशनल ब्यूरो हेड से गुजारिश करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। शैलेश सर। शुक्रिया नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और लंबे समय से जिनका इंतजार था, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सांसद महोदय हमारे साथ में हैं। और आदरणीय, काफी देर से लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, कुछ सवाल उनके मन में रह गए थे। हालांकि बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो दिए, लेकिन एक जिम्मेदार जो कद होता है, पद होता है, वो आपका है। तो जिम्मेदार के मुंह से सुनने के लिए सब लोग बेताब हैं कि आखिर जो वादे हैं, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति जो पद में बैठा है वो क्या कहता है। तो सबसे पहला सवाल, जो उद्देश्य है हमारे कार्यक्रम का, 2 साल हो गए, 5 साल की हमने कांग्रेस सरकार देखी, उसके पहले की 15 साल की भाजपा सरकार देखी। मन में एक ही रहता था सब, अबूझमाड़ कब विकास की गति पकड़ेगा, कब अबूझमाड़ में सड़कें बनेंगी, कब अबूझमाड़ में स्कूल खुलेंगे, कब अबूझमाड़ में कॉलेज खुलेंगे, कब अबूझमाड़ के युवा जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। ये सवाल रहता था। कितना आगे बढ़ पाए 2 साल में, क्या कमियां रह गई और क्या क्या प्रयास आपके द्वारा? देखिए, मैं सिर्फ 2 साल का नहीं बताऊंगा। जब हम 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और आज 79 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं जी। लेकिन पिछले 25 साल का मैं एक इतिहास आप यहाँ थोड़ा सा आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा। बिल्कुल। जब मध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था आज से 25 वर्ष पहले, तो मध्य प्रदेश के राजधानी से भोपाल से जब हमारे अधिकारी कर्मचारी को बस्तर के विकास के लिए बस्तर के क्षेत्र में भेजा जाता था, वो अधिकारी कर्मचारी बस्तर आने से पहले क्या बोलते थे कि बस्तर नहीं जाना है, काला पानी की सजा की तरह है। ये बस्तर को काला पानी का सजा माना जाता था। ये बस्तर का स्वरूप था। और बस्तर जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं से भरा विशाल बस्तर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा बड़ा विशाल बस्तर, और अमीर देश के गरीब मालिक की तरह हमें बना के रखा गया। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया। और आज हम घरों से बोलते हैं छत्तीसगढ़ महातारी की जय। और छत्तीसगढ़ जैसे ही निर्माण हुआ, बस्तर का भाग्य उदय का एक स्वर्णिम युग प्रारंभ हुआ। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मैं इसलिए दावे के साथ बोल सकता हूं। काला पानी का सजा क्यों कहा जाता था? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जब मोटरसाइकिल में पूरे बस्तर अविभाजित बस्तर में घुमा करता था, हाईवे नेशनल रोड को छोड़ के एक भी दाबर सड़क नहीं था। ना किसी गांव में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत से बहुत सुविधाओं से वंचित था। मैं जगदलपुर, मेरा बस्तर विभाजित बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर हुआ करता था। वहां से महज 12-10 किलोमीटर मेरा गांव है। मेरे गांव में एक भी हैंडपंप नहीं था। मैं खुद अपने कंधे से 8 से 10 वर्ष इंद्रावती नदी से पानी लाया हूं। तो ऐसा बस्तर का स्वरूप था। लेकिन जैसा ही छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और 2003 में छत्तीसगढ़ के देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत का सरकार के बना के दिया। और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में पिछले 15 साल 2003 से 2018 तक आज छत्तीसगढ़ का जो स्वरूप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो बदलाव देख रहे हैं, ये आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह को श्रेय जाता है। रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा। और एक समय ऐसा भी बस्तर था, खाने के लिए कनकी नहीं मिलता था। कल हम बस्तर पंडुम में देख रहे थे, हमारे बहनें बता रही थी, जो सल्फी का जो पेड़ होता है उसके अंदर का जो गुदा होता है उसका पाउडर बना करके लड्डू बना के खाया जाता था। ऐसा समय था, कनकी चावल नहीं मिलता था। लेकिन आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो चाउर वाला बाबा के नाम से हम सब जानते हैं, 1 रुपया 2 रुपया पीडीएस योजना चालू किया, जिसके चलते आज पेट भर भोजन मिल रहा है। इस प्रकार से पिछले 15 वर्ष में छत्तीसगढ़ का विकास का कार्य हुआ। लेकिन पिछले 5 साल पहले जो 60 साल शासन करने वाले, जो बस्तर को काला पानी सजा देने वाले, फिर से 5 साल पहले आए और उनका वादा था गरीब क्या किसानों का कर्जा माफ, स्वसहायता का समूह का कर्जा माफ, युवा बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता, ऐसे 36 वादे गंगाजल को लेकर वो वादा करके आए। और 5 साल में चावल घोटाला, पीएससी घोटाला चावल घोटाला, पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, इस प्रकार 5 साल फिर से बर्बाद कर दिया। लेकिन 2024 में हमारे गारंटी पे गारंटी देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ वासियों को एक गारंटी दिया कि हमारा सरकार बना के दीजिए, आपका काम को मैं गारंटी के साथ मैं आपका पूरा करके दूंगा। कोई नहीं सोचा था कि आदरणीय विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मोदी जी के गारंटी पर मोहर लगाया और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बना, दूसरा दिन ही पहला गारंटी के रूप में 18 लाख परिवार का प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति करा दिया। इस प्रकार से पहला गारंटी, दूसरा गारंटी,
13 लाख किसानों का 3,717 करोड़ रुपया जो 2016-17 का बोनस का राशि बचा हुआ था, एक मुश्त हमने 3,717 करोड़ दिया। तीसरा गारंटी हमारे माताओं को 1,000 रुपया के महतारी बंधन योजना के लिए देने का वादा था, हमने तीसरा गारंटी के रूप में दिया। हमारे चौथा गारंटी 21 कुंटल प्रति एकड़ खरीदने का था, वो भी पूरा किया। 3100 रुपया प्रति कुंटल धान देने का वादा था, वो भी पूरा हुआ। हमारा तेंदुपत्ता हरा सोना के नाम से जाना जाता था, ये लोग एक दो दिन खरीद के बंद कर देते थे, हम 15 दिन करने का वादा था। 5,500 रुपया मानक बोराक से देने का वादा था। इस प्रकार से आपको बता दूं 2 साल के अंदर 8 से 10 गारंटी को हमने पूरा किया। इतना ही नहीं, ये 10 गारंटी को तो पूरा किया, लेकिन बस्तर जो धरती का स्वर्ग बोल सकते हैं, जो जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं से भरा अमीर देश के गरीब मालिक की तरह जीने को मजबूर किया गया था। कुछ लोग जल जंगल जमीन का नारा देके हमारे लोगों को बंदूक पकड़ाया था, और बंदूक लेके गोली चलाने वाला भी हमारा भाई, गोली खाने वाला भी हमारा भाई, पुलिस के केस में जेल जाने वाला भी हमारा भाई, जिसके चलते आज रोड सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य आज भी हम वंचित है, और आज कुपोषित से मरने को मजबूर है। आज रोड नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन इससे निजात दिलाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने 31 मार्च 2026 तक डेडलाइन हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने दिया, और उस डेडलाइन के साथ हम 2 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा आज अबूझमाड़ के क्षेत्र में अबूझमाड़ फीस मैराथन दौड़ के हो रहा है। आज अंदरूनी गांव में रोड सड़क बिजली पानी नियत नाला के माध्यम से पहुंच रहा है, और इस प्रकार से बस्तर का सर्वांगीण विकास का काम भारतीय जनता पार्टी के कंधे में लिया। ये हमारा सरकार का काम है। कि 2 साल में अमित शाह जी ने मतलब 1.5 साल का उन्होंने मियाद दी थी, और मियाद के हम लोग देख रहे हैं कि 90% जो नक्सल समस्या है वो जो है मुक्त हो चुकी है। हम ये इस बात को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, और इस बात के लिए तालियों से एक बार स्वागत भी होना चाहिए कि पिछले 4.5 दशकों से 45 साल से जिस नासूर से आप लोग जो है वो पीड़ित थे, वो कम से कम 1.5 साल में पूरा। लेकिन आदरणीय, यहीं से मेरा एक सवाल है, जो काम ये 1.5 साल में हो गया, वो जब 15 साल की जब सरकार थी आपकी, तब क्यों नहीं हो पाया? देखिए 15 साल में भी हमारी सरकार लगातार नक्सल मामले में नक्सली मूवमेंट के वो करने के लिए लगातार काम कर रही थी। लेकिन पिछले 2014 तक केंद्र में कांग्रेस का यूपीए गठबंधन का सरकार रही, लेकिन उनके नीति के कारण हमारी सरकार को सपोर्ट नहीं मिलने के कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाए। और 2014 से 2018 तक हमको समय मिला, लेकिन इतने कम समय में हमने बहुत कुछ किया, नक्सली मूवमेंट के लिए किया, विकास के लिए किया, सब कुछ किया। लेकिन जैसे ही हमको दोबारा मौका मिला, आज हमारा नक्सलवाद खात्मा करना और बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है, और उससे और हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कल आपने देखा होगा यहाँ बस्तर पंडुम के अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने नारायणपुर जिले के लिए 350 करोड़ का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 350 करोड़ रुपया का घोषणा भी करके गए। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया है, तो संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी का काम है। बखूबी उसको हमने संवारने का काम हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सांसद महोदय, एक बड़ा रोचक सवाल है। मेरे सामने कुछ कांग्रेस के साथी बैठे थे, तो उन्होंने कहा हाँ कुछ न कुछ तो गलतियां हुई होगी, तभी तो हम जो है विपक्ष में बैठे हैं। तो 3 साल की 2.5 साल की अजीत जोगी सरकार के बाद जो है 15 साल की आप लोगों की सरकार बनी। अभी 5 साल के भूपेश बघेल सरकार के बाद कितने साल तक रहने का इरादा है? वो 3 का आंकड़ा 15 हो गया, 5 थी 15 हो गया। देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, कमल खिलेगा, सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा, और कांग्रेस मुक्त भारत। और आपको दृश्य देख भी रहे होंगे, आज कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूर्ण होने जा रहा है। लगभग कुछ राज्य में सिमट करके रह गया है कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस, क्योंकि इस देश के साथ जो अन्याय किया है, उनको 60 साल शासन करने का मौका दिया, ये एक परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा। 150 से अधिक उनका परिवार के नाम से योजना चलता है, लेकिन नाम से योजना चलने से देश का विकास नहीं होगा। हमारी सरकार नाम के पीछे नहीं भागे, काम के पीछे भागने वाली सरकार है। इसलिए हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिर्फ छत्तीसगढ़ बना के नहीं दिया, प्रधानमंत्री सड़क योजना बना के दिया। इसलिए बस्तर के हर गांव में आज सड़क दिख रहा है। आज मोदी जी के द्वारा पीडीएस अन्य योजना के डॉक्टर रमन सिंह के माध्यम से पीडीएस अन्य योजना के माध्यम से हर किसान को आज लाभ मिल रहा है, आज गरीब को अन्न मिल रहा है, आज किसान सम्मान निधि हर किसान को मिल रहा है। जब कांग्रेस पार्टी के सबसे भारत के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, 1885 में उड़ीसा राज्य के कालाहांडी में उन्होंने भाषण दिया था।
मैं आपके विकास के लिए 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, आपको 15 पैसा मिलता है, 85 पैसा गायब होता है। ये प्रधानमंत्री का वाक्य है। लेकिन हमारा मोदी जी उस मिथ्या को बदल दिए हैं। आज 2000 रुपया किसान सम्मान निधि के खाते में देना है तो डायरेक्ट 2000 रुपया मिलता है। महातारी वंदन योजना के नाम से 1000 बहनों को देना है, डायरेक्ट खाते मिलता है। ये मोदी जी का विजन है। इसी के कारण हमारी सरकार आज एक विजन के साथ, एक उद्देश्य के साथ भारत को विकसित बनाने के लिए हमारी काम कर रही है। और कांग्रेस के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार और अपने पेट भरने के लिए, परिवार को वो करने के लिए ये लोग 60 साल शासन किए, इसीलिए देश के लोगों ने उनको नकार दिया। मोदी जी के भाषण में तो याद करिए, उन्होंने कहा था मुफ्त की रेवड़ी बांटना बंद किया होना चाहिए। जब जब चुनाव आते हैं 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 1000 रुपए महतारी वंदन में देंगे, 1 रुपये किलो चावल देंगे। आप भी तो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। देखिए, चुनाव जीतने के लिए ही हमारा रेवड़ी बांटना हमारा उद्देश्य नहीं है। देश को विकास करने के लिए, भारत माता का गौरव बढ़ाने के लिए मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भी संकल्प रखा है। क्योंकि इसी कांग्रेस पार्टी के लोग हर समय दावा करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आदर्श है, सरदार वल्लभ भाई गांधी जी को अपना आदर्श बताते हैं, लेकिन उसका आदर्श को उनका कभी नहीं माना। गांधी जी ने कहा था भारत का आत्मा गांव में बसता है, गांव के बारे में कभी नहीं सोचा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में जो 562 राजा रजवाड़ों को रियासत को मिला करके एक भारत, अखंड भारत बना के दिया था। लेकिन ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए काम किया। इसलिए भारत माता का गौरव बढ़ाने का काम मोदी जी के सरकार हो रहा है। धारा 370-35 से जो भारत माता का मुकुट जम्मू कश्मीर को कहा जाता था, वहां से धारा 370-35 से भी खत्म कर दिया गया। वहां से नक्सल आतंकवाद भी खत्म हो गया। पूर्वोत्तर में अलगावाद चलता था, वो भी खत्म हो गया। बस्तर में नक्सलवाद चलता था, वो भी खत्म की ओर है। इसीलिए हमारी सरकार और उनके सरकार में तुलना मत करिए। और रही बात रेवड़ी बांटने की बात, कांग्रेस पार्टी हर समय चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी बांटने का, और देश में 60 साल तक इनका नारा था कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ। देश से कभी गरीबी नहीं हटा। बस्तर में एक नारा चलता था, आत नी रले भात नी मेरे, अलबी में बोला जाता था, आत नी रले भात नी मेरे, आत नी, हमको कनकी चावल नहीं मिलता था। ये कांग्रेस का नीति है। इसलिए उनसे हमारा तुलना मत करिए। हम रेवड़ी बांट के चुनाव जीतने का हमारा काम नहीं है। हम देश के लिए, भारत माँ के सेवा के लिए काम करने वाले हमारा भारतीय पार्टी का देव है। मैंने कांग्रेस के साथियों से भी पूछा था कि भैया 5 साल ये लोग अपनी योजनाएं गिना रहे थे कि हमने आत्मानंद खोल दिया, हमने गोठान खोल दिया, हमने ये कर दिया। तो जब इतना कुछ करने के बाद ये लोग फिर निपटे क्यों, ये सवाल मैंने उनसे पूछा था। तो यही सवाल एक बार आपसे भी है, चाउर वाले बाबा ने इतना कुछ किया, फिर वो भूपेश बघेल की सरकार कैसे आ गई उस समय? देखिए, वही बताया मैं, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, चावल घोटाला, कोयला घोटाला, एक इन्होंने घोटाला किया। क्योंकि 5 साल इन्होंने छत्तीसगढ़ को एटीएम बना के रखा। लेकिन इनका बड़ा जो बेशर्मी से जो जवाब दिया जाता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जब 1300 करोड़ का गाय गोटान बनाया, हजारों करोड़ का गोबर खरीदा, हमारे विधायक मात्र 15-16 विधायक थे। यही विधानसभा में जो पूछा गया कि आपने इतना गोबर खरीदा, इस गोबर कहाँ है, किस किसान को दिया, कहाँ गोबर, तो क्या जवाब दिया, बरसात में पानी ज्यादा गिरा, बहा के नदी ले गए। ये बेशर्मी से जवाब दिया गया। ऐसे ही अजी 3200 करोड़ रुपया का शराब घोटाला में कवासी लकमा जेल गए। जब उनको पूछा जाता है, पहले तो बड़े बड़े दावा करते थे, मैं 7 बार का विधायक हूं, मैं इतना जानकार हूं, इतना बड़ा नेता हूं, ऐसा मेरे चुनाव में भाषण देते थे। महेश कश्यप को नहीं जानता। लेकिन आज शराब घोटाले में फंसे तो उनको मीडिया और ईडी पूछते हैं कि आपने इतना बड़ा घोटाला किया, आपको मालूम है? मैं तो अनपढ़ व्यक्ति था, मुझे मालूम नहीं, मैं दस्तखत कर देता था। जब बोरा बोरा पैसा इकट्ठा करने के समय अनपढ़ नहीं बताता था, अब बता रहे अनपढ़। इस प्रकार से इनका चरित्र रहा है, इनका नीति रहा है। लेकिन हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लेके चलने वाली सरकार है। इसीलिए सभी का कल्याण हो रहा है। हम नहीं देख रहे कौन कांग्रेसी है, कौन बीजेपी है, कौन कम्युनिस्ट है, कौन अल्पसंख्यक है। हम सभी देश के विकास के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। इसीलिए मोदी जी को पूरा देश के लोगों ने स्वीकारा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता का गौरव बढ़ रहा है। क्योंकि हमारा देव वाक्य है, माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दीन चार रहे या न रहे। इस भाव से हम लोग काम करते हैं। चलिए, इस बात का सारी बात भी सकते, लेकिन आप अभी बीच में कह रहे थे हम नारायणपुर में बैठे हैं, जिला मुख्यालय अबुझमाड़, बस्तर का सबसे पिछड़ा इसी को बना जाता था। अभी आप कह रहे थे कि हमने सड़क बना दिया, पीएमजीएसवाई बना दिया। नारायणपुर से जोड़ने वाली जो सड़क है, कितनी सड़क है? 4 मुख्यालय जोड़ने वाली। उन चारों सड़कों की स्थिति आपसे छुपी तो नहीं होगी। चाहे नारायणपुर से अंतागढ़ की स्थिति देख लीजिए, चाहे नारायणपुर से छोटे डोंगर देख लीजिए, चाहे नारायणपुर से फरसगांव देख लीजिए, चाहे नारायणपुर से दंतेवाड़ा देख लीजिए।
सड़क नाम की चीज है क्या, आपने देखी होगी, ये इसका जवाब जरा आपसे चाहिए था। देखिए, बस्तर जिले में जितने भी रोड, सड़क, पुल पुलिया बने हमारी सरकार में बनी है। कांग्रेस के लोग 5-5 साल क्या क्या उनको पूछिए। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, आप जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति हो इसलिए बैठे हो, लेकिन बीमारी नहीं होने से पहले इलाज कराने नहीं जाओगे। आपको बीमारी होगा तब जाओगे, डॉक्टर स्पेशलिस्ट ढूंढोगे। इसलिए रोड खराब होगा तभी तो बनाएंगे। आज हमारी सरकार रोड बना रही है और रोड बनाने से हमें दिक्कत हो रहा है। इलाज करते समय अगर आदमी को तकलीफ होगा तो हम क्या कर सकते हैं। हमारी सरकार रोड बना रही है और इस रोड का लाभ सभी को मिलेगा। आदरणीय, मैं भी ऐसी ना इलाज कराने छोटे डोंगर जा रहा था, मेरे कंधे बैठ गए। वही इलाज कराने में जा रहा था वैद्य जी के पास। हालत ये थी कि मैं पहले अपनी 4 व्हीलर लेके गया तो आधे बीच में 4 व्हीलर ने कहा मालिक मैं ना जाऊं इस गाड़ी में। फिर वो मेरे मित्र है उन्होंने 2 व्हीलर लाके दिया। आप तो मैं मम्मी का इलाज कराने गया था, मेरे को अपना इलाज कराना पड़ा कंधे का। आप 1 साल रुकिए, 6 महीने के अंदर सिर्फ नारायणपुर का रोड ही नहीं, सिर्फ एड़का का रोड नहीं, पूरा बस्तर का रोड बनेगा। और बस्तर विश्व मानचित्र में 4-4 रेल लाइन का सौगात मिला है। धमतरी से जगदलपुर 4 लाइन का स्वीकृति हुआ है, जगदलपुर से कोंटा तक 4 लाइन स्वीकृति हुआ है, 4-4 रेल लाइन का स्वीकृति होगा। अभी 2 महीने के अंदर आपको भूमि पूजन होगा। और बस्तर के कनेक्टिविटी के लिए जो भी करना होगा हमारी सरकार करेगी, क्योंकि बस्तर की जो अपार पर्यटन की संभावना है, आने वाला समय में बस्तर विश्व मानचित्र में अलग प्रचार दिलाएगा। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हो, यहाँ आराध्य माई दंतेश्वरी की शक्तिपीठ भी है, बारसू जैसा पौराणिक नगरी भी बस्तर में है, भारत का नियागरा कहा जाने वाला चित्रकूट भी बस्तर में है, तीरथगढ़ भी है, कोटमसर भी है और विश्व पर्यटक के सूची में सम्मिलित हुआ वाला धुड़मारास भी है। आने वाला समय 2031 के बाद देखिए बस्तर स्वर्ग होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का गारंटी है। आदरणीय, इसी बात से जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग की भी एक होती है, पहले वहां जहां भी जा रहे हैं तो वहां के आम लोगों से बात कर लेते हैं कि भैया आप लोगों की क्या इच्छा है, क्या है आम लोगों के मन में। जैसे अभी हम यहाँ पे रामकृष्ण आश्रम भी गए थे जहां आप लोगों का कार्यक्रम था, बच्चों से मैं बात कर रहा था, बूझमाड़ के बच्चों से। बच्चे डरे हुए हैं कि अगर विकास के नाम पे जब यहाँ पे बहुत सारे उद्योग आएंगे जाएंगे, हमारे जल जंगल जमीन को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। ये डरे हुए हैं बच्चे और लोग भी डरे हुए हैं। देखिए, कुछ लोग, एक तो जो माओवाद वामपंथ लोग जल जंगल जमीन का नारा देखे हमको बंदूक पकड़ाया था। मैं उनको बता दूं, जब इस देश में 800 साल मुगल साम्राज्य हुआ, 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, तब कोई जल जंगल जमीन बचाने वाला हमारा साथ देने नहीं आया था। ना हमारे पास संविधान था, कानून नहीं थी, पुलिस नहीं थी, सरकार हमारी नहीं थी। लेकिन आपको यह भी बता दूं, 1933 में बैलाडुल्ला का लोह का दान को अंग्रेजों के द्वारा हैदराबाद का निजाम को बेचा गया था। तब कोई जल जंगल जमीन बचाने वाला नहीं था। हमारे बाप दादा ने, हमारे पुरखे के लोगों ने अंग्रेजों से 2-2 हाथ किया और बैलाडुल्ला का लोहा भी बचाया। इस प्रकार से जल जंगल जमीन खनिज संपदा हमारे पूर्वजों ने बचा के रखा। बल्कि यही कांग्रेस के लोग 1966 में वही बैलाडुल्ला का लोह माइंस को जापान के साथ एमओयू करके बेचा और 1970 के आसपास से खनन भी हुआ और उसके लिए 450 किलोमीटर का रेल लाइन बिछाया गया। बस्तर के एक लोगों को वहां रोजगार क्यों नहीं दिया? रेलवे लाइन में देखेंगे एक भी नौकरी में हमारे बस्तर के कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। ना बैलाडुल्ला किरंदुल बचेली में कोई भी नौकरी पैसे में अभी कुछ लोग लगे होंगे, पहले नहीं। ये तो छोड़ दीजिए, नौकरी हमको नहीं मिला, लेकिन कोई भी उद्योग इंडस्ट्री फैक्ट्री लगता है उसका लाभांश का राशि उस क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए 60 साल इन्होंने क्या किया, उस लाभांश का राशि कहां गया उनको पूछिए। जबकि मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2015 में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड डीएमएफ फंड जिसको जिला खनिज न्यास निधि ये मोदी जी ने बनाया, जिसके चलते बस्तर आज नारायणपुर में जो ऑडिटोरियम देखते हैं, रोड देख रहे हैं, हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये डीएमएफ से हो रहा है। इस प्रकार से जल जंगल जमीन का रखवाला कौन है? हमने ये लोग आजकल जल जंगल जमीन का नारा देके कांग्रेस पार्टी का दीपक भाई जो रैली निकालता, इन्होंने बेचा, बैलाडुल्ला किसने बेचा? कांग्रेस ने बेचा, हमने एक भी नहीं बेचा है। हाँ, बस्तर के विकास के लिए अगर रोड बनाना है, चौड़ीकरण तो करना पड़ेगा। और मैं एक चीज मानता हूं, जल जंगल जमीन हमारा है और जल जंगल जमीन का मालिक हम हैं, लेकिन हम मालिक है तो मालिक की तरह हमको जीने का अधिकार भी होना चाहिए। हम कुपोषित होकर मर जाएंगे, वहां रोड नहीं मिलेगा, बिजली नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, सड़क नहीं रहेगा, ऐसा जीना क्या? उस जल जंगल जमीन किसके लिए बचाएंगे? तो इसीलिए हमें पूरा अधिकार है हमारे जल जंगल जमीन के साथ हमें जीने का। और ये बिल्कुल एक कांग्रेस के भ्रम से हमारे समाज को मैं आह्वान करता हूं, हमारे युवाओं को निवेदन करना चाहता हूं, इसके भ्रम से दूर हो जाए। जल जंगल जमीन को कोई नहीं बेचेगा। हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून है, लेकिन मुझे बड़ा दुख लगता है, इडमा जैसे नक्सली अभी मारा जाता है,
तो उसको जल जंगल का जमीन का रखवाला भगत सिंह बता करके युवाओं को भ्रमित करने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। जबकि वही इड़मा जैसे व्यक्ति के कारण तार मेतला कांड होता है, 76 लोग मारे जाते हैं, 8 साल का बच्ची भी मारी जाती है। जीरम कांड होता है जिसमें हमारा महेंद्र कर्मा जैसा नेता मारा जाता है, हमारा बस्तर का भाई था, बेटा था, और वही लोग उसको जल जंगल जमीन का रखवाला बताते। तो इसीलिए जल जंगल का रखवाला, जल जंगल के बारे में चिंता करने वाले कौन है, इससे पता चलता है कांग्रेस के लोगों ने 60 साल जल जंगल में यहाँ मालिक मकबूजा कौन चलाया? कांग्रेस के लोगों ने चलाया। हमने जल जंगल को बढ़ाने का काम करा, इसलिए मोदी जी एक पेड़ मां के नाम पूरे दुनिया को एक मंच में लाके आज हर पेड़ लगा रहे हैं। और जंगल जैसे हमारे प्राकृतिक जंगल जो है हमारे छत्तीसगढ़ में 44%, लेकिन आज 2.5% आप रिपोर्ट देखिए, हमारे लगाए हुआ जंगल के कारण 2.5% हमारे जल जंगल जमीन का जंगल बढ़ रहा है। तो इसीलिए जल जंगल जमीन के बारे में को चिंता करने का जरूरत नहीं है। और हमारे बस्तर के भाइयों से मैं आग्रह करता हूं, कोई आके हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा दे, इंडस्ट्री लगा दे, ये किसी के बाप का संपत्ति नहीं है, हमारी संपत्ति है, हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इस प्रकार से बहकाव में आके हमारी खुद के विकास, हमारी खुद के उसके लिए हम लोग इनके चक्कर में आएंगे तो निश्चित ही ये लोग भ्रमित करके हमको रखना चाहते हैं। और हमको इसी प्रकार जैसे हम 80 वर्ष की आजादी में जी रहे, ऐसी जी के ये राजनीति करना चाहते। इसलिए जल जंगल जमीन के नाम से कांग्रेस को कम से कम बोलना तो शोभा नहीं देगा। आज मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे, जैसे वो एक बच्चा बैठा है, यहाँ पे एक बिटिया बैठी थी, नारायणपुर में हम बैठे, वो नारायणपुर की बात कर रहे थे कि एक कम से कम कन्या महाविद्यालय हो जाए, कम से एक इकलौता ITI थी, उसकी भी हालत जो है वो हम पे खराब बता रहे हैं। शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर, यहाँ पे जो कॉलेजेस को लेकर, अभी झा साहब यहाँ बैठे थे, उन्होंने भी ये कमी स्वीकार की कि शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर, जबकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं। आज नारायणपुर में जो बता रहे हैं बच्चे यहाँ पे, नारायणपुर में 4-4 कॉलेज किसने बनाया? 3-3 कॉलेज जी। जितने भी एजुकेशन अब ये स्कूल बन रहा है किसने बनाया? नारायणपुर को जिला किसने बनाया? जिले में एक ही नगर पालिका रह गया था, वो भी नगर निगम नहीं बन पाया आज तक। देखिए, नगर निगम बनाना जरूरी नहीं है, वहां के लोगों को विकास जरूरी है और उनको मनसा के अनुरूप हमको करना चाहिए। ये नहीं कि उनको नगर निगम बना के थोप दे, उनके इच्छा के अनुरूप, उनके आवश्यकता के अनुरूप हमको काम करने की आवश्यकता। कभी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रपोजल आपने सरकार को दिया? देखिए, एक समय गांव में आप 2-2 इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज देते हो। एक भी मेडिकल कॉलेज बस्तर में नहीं था, आज जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज खुल चुका है, आज दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खुल गया है और जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी लगभग प्रारंभ हो गया है। अभी कुछ दिन के बाद हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन करेंगे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और रोड, सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल कनेक्टिविटी क्षेत्र में हमारे सरकार लगातार काम कर रही है, इसलिए उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं एक चीज हमारे युवाओं को, आपने कहा युवाओं ने ऐसा प्रश्न किया, मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, जैसे इन लोगों के विचारधारा के कारण कभी इड़मा को अपना आदर्श बताएंगे, हमारा आदर्श, हमारे गुंडा दूर, डेबरी दूर, हमारे गेंद सिंह, वीरनारायण सिंह, ये हमारे आदर्श है। और युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये 25 से 30 साल की उम्र में ऐसे ऐसे कारनामे किए। ये जो उम्र होता है, उसी उम्र में वही व्यक्ति राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, भगवान बिरसा मुंडा बन जाता है, उसी उम्र में आतंकवादी, नक्सलवादी, बेविचारी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे विचारधारा से बचे, निश्चित ही उनके बारे में वो जो चिंता कर रहे हैं उसको चिंता करना छोड़ दे, सरकार उसका चिंता करेगी। और जो जल जंगल जमीन का रक्षा की बात है, जल जंगल जमीन का संरक्षण की बात है, जल जंगल जमीन का वास्तविक अधिकार दिलाने की बात है, ये हमारी सरकार की है और ये आपकी बनाई हुई सरकार, हमारी बनाई हुई सरकार है, इसलिए उसका चिंता छोड़ देना चाहिए। आखिरी 2 सवाल मेरे रह गए आदरणीय। एक जो आपने रोजगार की बात की और आपने खुद ही एक मुद्दा बड़ा अच्छे से उठाया कि जो बड़े उद्योग आ रहे हैं, चाहे वो रेल परियोजनाएं हो, चाहे तमाम जो परियोजनाएं हो, स्थानीय लोगों को रोजगार जो है वो बेहद कमी। हम यहाँ पे जो कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि छोटी छोटी, जैसे वो बच्चा बोल रहा था कि 12वीं पास है, कम से कम हमको तो वहां पर रावघाट जैसे परियोजनाएं हैं, यहाँ पर जो है वो 2-3 और बड़े बड़े जो खदान माइंस है, कम से कम ये सुनिश्चित होना चाहिए कि एक जो निश्चित हिस्सा बड़े अनुपात में यहाँ के बच्चों को, क्योंकि मैंने पहले बताया कि आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी के दर में तीसरे नंबर पे नारायणपुर आता है, बहुत बड़ी बेरोजगारी की दर है। तो ये आप लोगों को जनप्रतिनिधि होने के नाते कम से कम क्या आप लोग उद्योग खोलिए, लेकिन पहले प्राथमिकता हमारे बच्चों को दो। देखिए, हमारी सरकार पिछले 15 साल की सरकार में आप देखेंगे 2012 में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह ने स्थानीय भर्ती 100% कर दिया था जी। लेकिन यही कांग्रेस के केपी कांडे, जिसका एक केपी कांडे उनको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, वही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है और जिसके चलते वो उसको अपात्र घोषित करके आज भी हमारे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है।
और हमारी सरकार स्थानीय भर्ती में 100% का भर्ती का नियम लागू किया था। आज भी प्रयास है क्योंकि न्यायालय का मामला है। दूसरी बात, हमारे एनएमडीसी नगरनार में हो, बैलाडीला बचेली में, आपको बता दूं अभी नगरनार में 750 पोस्ट नौकरी निकला था। मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम के मैं हमारे युवाओं को आह्वान किया कि 750 पोस्ट नौकरी निकला, आप भर्ती करिए। लेकिन हमारे लोग क्या स्किल्ड नहीं है, जैसे आईटीआई है, इंजीनियरिंग है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने पिछले 5 साल गिल्ली डंडा खिलाना, बाटी खिलाना यही सिखाया। अगर उनको आईटीआई कराए होते, इंजीनियरिंग सिखाए होते, आज हमारे लड़के वहां नौकरी में करते। लेकिन हमारी सरकार, अभी आपको बता दूं, अभी बैलाडीला बचेली किरंदुल में अभी जितने भी वैकेंसी निकला है, मैं खुद लग के हमारे यहाँ के लोकल लोगों को प्राथमिकता के देके नौकरी लगाने का हम लोग बीड़ा उठाया है और बहुत सारे लोग लगे भी हैं। आने वाला समय में भी और भी जो इंडस्ट्री लगेगा, उद्योग लगेगा, हमारे अभी इन्वेस्टर समिट जगदलपुर में आयोजित किया गया था। हमारे लोगों को भी इंडस्ट्री उद्योग लगाने के लिए लगभग 50% सब्सिडी गवर्नमेंट देने को तैयार है। लेकिन हमारे लोगों को आगे आने की जरूरत है, उनको स्किल्ड कराने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने बाटी खिलाना, गिल्ली डंडा खिलवाना सिखाया। हमारी सरकार कौशल विकास के माध्यम से उसको स्किल्ड करा रहे हैं ताकि वो लोग को रोजगार मिले, वो लोग इंडस्ट्री खोले, उद्योग खोले। हमारे ओनोपोज है, वन प्रोडक्ट है, उनका छोटे छोटे उद्योग हुए। हमारे मिलेट्स, कोदो, कुटकी, कोसरा, मंडिया आज पूरा विश्व मार्केट में डिमांड है। हमारे संसद भवन में, वहां कैंटीन में आप जाएंगे, अपना मंडिया जो रागी जिसका इडली मिलता है, जिसका डोसा मिलता है, लेकिन हम लोग छोड़ चुके हैं। ऐसा बहुत सारा हमारे पास जो क्या बोलना चाहिए प्रोडक्ट है जो विश्व मार्केट को आकर्षित कर सकता है। लेकिन हमारे लोगों को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। हम सिर्फ नौकरी के भरोसे में नहीं रहे। नौकरी पढ़ाई करना माने नौकरी लेना, ये स्वरोजगार के जरिए भी जो है। आखिरी सवाल आदरणीय, जो बस्तर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हम आए दिन सुनते रहते हैं, आप लोग भी सहमत होंगे, धर्मांतरण का मुद्दा। लगातार पद यात्राएं भी चल रही है। आदिवासी समाज धर्मांतरण को लेकर जितना परेशान है, मुझे लगता है उतना एक संस्कृति को नष्ट करने का एक सुनियोजित ढंग से जो काम चल रहा है, इसको लेकर आप, क्योंकि सबसे बड़े जनप्रतिनिधि बस्तर के हैं, इसको लेकर आपकी कोई जो है बात आगे आप इसमें कुछ चलाने, क्योंकि सबसे बड़ा जो आज के डेट में जो दंश माना जाता है नक्सलवाद के बाद, वो है धर्मांतरण का। देखिए, हमारे पूर्वजों ने 800 साल का मुगलों को साम्राज्य झेला और बस्तर में धर्मांतरण होने नहीं दिया। आप इतिहास उठा के देखिए, बस्तर में कोई भी इस्लाम कबूल नहीं किया। 200 साल का अंग्रेजों का शासन हुआ, तब भी हमारे लोग इस्लाम या धर्मांतरित नहीं हुआ। और हमारे जल, जंगल, जमीन, हमारी खनिज संपदा, हमारी जो गौरवशाली परंपरा को हमारे पूर्वजों ने अपने पराक्रम के दम पे बचाए रखा। दुर्भाग्य, आजाद भारत की 30-40 वर्ष के अंदर सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में हमारे लोगों को भोले वालेपन का फायदा उठा करके उनको एक प्रकार से मतांतरित किया जा रहा है, धर्मांतरित किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए कोई जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक या सरकार का जवाबदारी नहीं है। ये हमारे बस्तर के हर व्यक्ति का जवाबदारी है। हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों ने अंग्रेजों, मुगलों से हमारी संस्कृति परंपरा बचाए रखा, तो हमें भी अपनी संस्कृति परंपरा बचाए रखना हमारा जवाबदारी है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर किसी समाज को खत्म करना है, उस समाज की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज खत्म कर दो, वो समाज ही खत्म हो जाएगा। किसी देश को खत्म करना है, उस देश की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज खत्म कर दो, देश ही मिट जाएगा। ऐसा दुनिया में कई उदाहरण मैं भी दे सकता हूं। लेकिन वही काम आज बस्तर में चल रहा है और इसका जिम्मेदार भी पिछले 60 साल शासन करने वाले लोग हैं। और जब ये लोग जो हमारे लोगों का भोले भाले गरीबी का फायदा उठा करके धर्मांतरण का काम करते रहे, हमारे समाज के लोग जब अपनी संस्कृति, परंपरा रक्षा के लिए जब सामने आते हैं, खड़े होते हैं, हमारे सामाजिक संगठन खड़ा होता है, तो यही लोग संरक्षण देते हैं। बड़ा दुख लगता है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो बयान देता है और उनको दूसरे धर्म की रक्षा के लिए वहां उद्घाटन करने जाता है। कभी हमारा घोटुल का उद्घाटन क्यों नहीं गया, कभी हमारे बाजार मंडी में क्यों नहीं जाते? तो कहीं ना कहीं ये कोई सांसद, विधायक या सरकार का जवाबदारी, हमारा जवाबदारी। हाँ, ये 5वीं अनुच्छेद है, पेशा कानून है, और पेशा कानून में स्पेशल प्रावधान है। धारा 129 घ के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा का धारा 7 के तहत गांव के सांस्कृतिक, पारंपरिक, रूढ़िगत परंपरा को सुरक्षित एवं संरक्षित करने का अधिकार ग्राम सभा को। लेकिन आज हमारे सामाजिक लोग स्वपुर्त जागरूक हो चुके हैं। आज गांव-गांव में ग्राम सभाएं हो रहा है और कहीं ना कहीं जिसके चलते माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो निर्णय दिया कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज के रक्षा के लिए, जिसके चलते आज हमारी जो मरगट है,
जिसको हम मरघट या कई अलग अलग क्षेत्र में जिसको मरघट के रूप में हम जानते जी। हैं, हमारे पूर्वजों के देवस्थान होता है, वहां कब्र बनाया जाता है, जिसके चलते विवादें चल रहा है और उसको संरक्षण देने के लिए पूरा अंतर्राष्ट्रीय ताकत लग जाता है। लेकिन हमारा बस्तर, हमारे पूर्वजों ने जब केरल राज्य से बड़ा बस्तर, चारामा धमतरी से लेकर सुकमा कोंटा बीजापुर तक, महाराष्ट्र गढ़चिरोली उड़ीसा प्रदेश तक, इतना विशाल प्रदेश होने के जिला होने के बाद भी हम अंग्रेजों और मुगलों से हमारे पूर्वजों ने बचा के रखा। आज आगे का जवाबदारी हमारा है, सरकार का जवाबदारी अपना तय होगा। और मुझे बड़ा दुख होता है, कुछ लोग जिस प्रकार से गतिविधि चला करके हमारे बोले वाले लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो बाज आए, नहीं तो अन्यथा कानूनी तरीके से उनको रोका जाएगा। के अलावा हमारी खुद की भी जिम्मेदारी होती है। एक छोटा सा सवाल आखिरी इसी के साथ खत्म करता हूं मैं। आने वाले समय में, अभी तो सरकार आपकी है, 3 साल और है, उसके बाद भी अगर जैसे कि आपको यकीन है, आपके अपने ऊपर विश्वास है, आने वाले समय में नारायणपुर को और बस्तर को किस रूप में देखेंगे हम? कैसा स्वरूप देखेंगे नारायणपुर का और बस्तर का? आने वाले समय में सिर्फ नारायणपुर नहीं, पूरा बस्तर संभाग ये विश्व पटल में एक अलग पहचान होगा। छत्तीसगढ़ का सिर एक प्रकार से स्वर्ग कहा जाएगा, ये मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि यहाँ की, क्योंकि जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं से बड़ा विशाल बस्तर, प्राकृतिक सौंदर्य से बड़ा विशाल बस्तर, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। पर्यटन के विकास के लिए हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रहा है, होम स्टे के लिए हमारा कई ऐसे योजना चल रहा है। आपको बता दूं, आजादी के 79 वर्ष के बाद बस्तर के विकास के लिए, जनजाति समाज के विकास के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ग्राम उत्कर्ष अभियान बस्तर में संचालित अभी इसी वर्ष हुआ है। उस योजना के अंतर्गत देश के 63,000 गांव चयनित है, जिसमें से बस्तर लोकसभा के 1337 गांव चयनित है और उस गांव के विकास के लिए 79,000 करोड़ का स्पेशल बजट है। इस प्रकार से बस्तर आने वाला समय में किसी भी मामले में कम नहीं होगा, ये दुनिया के नक्शे में अलग पहचान दिलाएगा, चाहे पर्यटन के दृष्टि हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य या विकसित भारत बनाने में बस्तर का भी उतना बड़ा योगदान होगा, नारायणपुर का होगा और अबूझमाड़ का भी उतना बड़ा योगदान होगा। ये हमारी सरकार का पहला प्राथमिकता है और सभी जनमानस से मैं आग्रह करना चाहता हूं, वो भी अपना अपना दायित्व, जवाबदारी, अपना योगदान दे, ताकि नारायणपुर बस्तर ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश दुनिया में अलग पहचान दिलाए। क्योंकि नारायणपुर वो धरती है, जब भगवान राम के वनवास काल में 14 साल का वनवास काल में 12 वर्ष ढंडकानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसीलिए आज यहाँ एक प्रकार से ये जो क्षेत्र है एक समृद्धिशाली और गौरवशाली क्षेत्र रहा है, तो गौरवशाली परंपरा, सांस्कृतिक विरासत को हमें स्थापित करना और उसी के अनुरूप विकास करना हमारा पहला प्राथमिकता है। निश्चित ही बस नारायणपुर आने वाला समय में एक छत्तीसगढ़ यानी देश का एक तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के एक सिरमौर के रूप में नारायणपुर जाना जाएगा हर क्षेत्र में, ये सांसद जी कहना है, उनका दावा है। हम भी यही उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से, जिस तरह से उनका दृढ़ विश्वास हमने को देखने को मिला, एक उनके अंदर एक ऊर्जा और एक विश्वास की मैं नारायणपुर और बस्तर को क्या करके दूंगा, ये एक जो है सराहनीय है, काबिल तारीफ है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और एक छोटी सी परंपरा जो हमारी रहती है कि हम पहले सांसद जी का हम सम्मान करते हैं, उसके बाद सांसद जी आपके हाथ से वो तो अरे आप वो सुपरमैन हो, ऑलराउंडर है, जहां बैटिंग में आप वही कर लेते हैं। बिल्कुल, ये बात तारीफ के काबिल है कि सांसद ने तमाम सवालों का जवाब दिया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी जो सरकार है वो बस्तर के विकास के लिए, बस्तर को पर्यटन के मानचित्र पर उभारने के लिए क्या काम कर रही है। और बेहद ही शानदार तरीके से उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में बस्तर की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी। तो वो तमाम सवाल जो बस्तर के लिए जरूरी है, आज हमारे ब्यूरो हेड ने पूछा, नेशनल ब्यूरो हेड ने पूछा और उन्होंने जवाब दिया। और अब सम्मान की बारी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है जोरदार तालियों के साथ इस सम्मान का स्वागत करें। देखिए, कार्यक्रम के हम अंत में आ चुके हैं और उनका आना हमारे कार्यक्रम में, इस सार्थक संवाद में तमाम तीखे सवालों का जवाब देना, ये अपने आप में बेहद शानदार रहा। बहुत शुक्रिया। हम एक बार फिर से सांसद महोदय का आभार जताएंगे और उनसे एक गुजारिश ये है कि हम कुछ लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं जो यहाँ नारायणपुर के हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में शानदार उल्लेखनीय काम किया है। उनका सम्मान सांसद महोदय जी के हाथों से हो। तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगा श्यामलाल सलाम को। पुलिस विभाग नक्सल उन्मूलन पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, जो बेहद शानदार रहा है इनका काम, पुलिस विभाग में है। श्यामलाल सलाम, उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा।
जो सांसद महोदय के हाथों से सम्मानित होंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिएगा। श्यामलाल सलाम का पुलिस विभाग में है नक्सल उन्मूलन। देखिए, एक बड़ी समस्या है बस्तर की और इनका योगदान जो उल्लेखनीय रहा है। इन्होंने शानदार काम किया है और अब वो सांसद महोदय द्वारा सम्मानित हो रहे हैं। जोरदार तालियां। देखिए, हमारे तमाम पुलिस के जवान, सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खिलाफ तमाम अभियान में शामिल होते हैं। जान की बाजी लगाकर जो नक्सल जैसा दंश है उससे छुटकारा दिलाने में सहयोग दे रहे हैं, तो ऐसे में उनको सम्मानित करना हमारा फर्ज बनता है। और आईएनएच हरी भूमि इसी तरीके से हर क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र के वरिष्ठ लोग हों या अलग अलग क्षेत्र से। चलिए, हम आगे बुलाना चाहूंगा राधे श्याम रावटे को। शिक्षा विभाग से हैं, आश्रम शाला का उत्कृष्ट संचालन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिएगा। देखिए, शिक्षा भी बेहद जरूरी है, तो समाज के हर वर्ग को सम्मानित करना सांसद महेश कश्यप द्वारा ये अपने आप में बेहद शानदार है। और आगे बुलाना चाहूंगा डॉक्टर जितेंद्र दुग्गा को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नारायणपुर में इनका शानदार काम रहा है। डॉक्टर जितेंद्र दुग्गा स्वास्थ्य विभाग में है। अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके में प्रसव अंतर्गत उल्लेखनीय काम, जो महिला प्रसव से जुड़ा मामला होता है, उसमें इन्होंने बेहद शानदार काम किया है, डॉक्टर जितेंद्र दुग्गा। और आगे मैं बुलाना चाहूंगा मुन्नी मुखंदा को। महिला बाल विकास विभाग में है। आंगनबाड़ी रख रखाव, शिक्षा कुपोषण में इनका उल्लेखनीय कार्य रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिएगा। महिला बाल विकास विभाग में है मुन्नी मुखंदा, वो मंच पर आ गई हैं और सांसद महोदय उन्हें सम्मानित करेंगे, उन्हें मोमेंटो देकर। तो ये तस्वीरें बेहद खास है। जब सम्मानित होता है इंसान तो ये समय बेहद खास होता है, क्योंकि आप क्षेत्र में मेहनत करते हो, आपको नहीं पता होता है, लेकिन अब जो है मंच पर बुलाकर जब सांसद सम्मानित करते हैं तो मुझे लगता है मेहनत सफल हो जाता है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। योगेंद्र ठाकुर को मैं बुलाना चाहूंगा, सहायक शिक्षा विभाग उत्कृष्ट कार्य के लिए योगेंद्र ठाकुर जी से मैं कहूंगा कि वो मंच पर आए। शिक्षा विभाग में बीएलओ के रूप में उत्कृष्ट कार्य किया है। और देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी देश के 10 से ज्यादा राज्यों में और बीएलओ का रोल जो है वो बेहद अहम था। योगेंद्र ठाकुर अगर वो आए हैं तो मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा ताकि सांसद महोदय उन्हें सम्मानित कर सके। इसके अलावा मैं बुलाना चाहूंगा नारायण मरकाम जी को, अध्यक्ष जिला पंचायत नारायणपुर। इन्हें भी सांसद सम्मानित करेंगे। नारायण मरकाम जिला पंचायत अध्यक्ष है नारायणपुर के। इनसे गुजारिश है कि आप मंच पर आए, सांसद महोदय आपको सम्मानित करेंगे उल्लेखनीय कार्य के लिए। रूप साय सलाम जी से गुजारिश है कि वो भी मंच पर आए, अध्यक्ष हैं लघु वनोपज सहकारी संघ बोर्ड के। सर, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप भी मंच पर आए, इन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित करें। इसके अलावा मैं प्रद्युमन निषाद जी को बुलाना चाहूंगा, जिलाध्यक्ष निषाद समाज के। तो ये आखिरी पल है, तमाम वो बेहतर शख्सियत जिन्होंने समाज में बेहतर काम किया उनका सम्मान हो रहा है। ये अंतिम समय चल रहा है, ये कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है। आप सभी का होना अपने आप में बेहद शानदार रहा। पूरा ये पूरा मंच जो है वो तमाम सवालों से गूंजता नजर आया। सभी ने सवाल भी पूछे। अब बुलाना चाहूंगा गुलाबचंद बघेल को, जिलाध्यक्ष सर्व पिछड़ा वर्ग समाज से। गुलाबचंद बघेल से आग्रह है कि वो मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। इसके अलावा अनिल साहू है, जिलाध्यक्ष साहू समाज से, उनको बुलाना चाहूंगा। रमेश पांडे, जिलाध्यक्ष कुम्हार समाज से, इन्हें भी बुलाना चाहूंगा मंच पर। जो भी उपस्थित है जिनका मैंने नाम लिया वो मंच पर आए। तो तमाम लोग मंच पर आए और सम्मानित किया। सांसद महोदय, आपने समय निकाला, यहां आए और देखिए वो तमाम सवाल जो जरूरी थे उसको उन्होंने सामना किया और जवाब दिया। प्रशांत यदु है ठेठवार समाज से, उन्हें मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए। रमेश पांडे और अनिल साहू, जिलाध्यक्ष साहू समाज, जिलाध्यक्ष है रमेश पांडे कुम्हार समाज। इनसे भी आग्रह है कि वो मंच पर आए। तो ये नारायणपुर का कार्यक्रम सार्थक संवाद, जिसमें जनता का सहयोग बेहद शानदार रहा। इसके लिए आईएनएच परिवार आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आप यहां आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारा यही दायित्व है कि हम हर जिले में जाएं। सरकार बनी है, सरकार ने क्या काम किया है उसका जो है लेखा जोखा वहां के जनप्रतिनिधियों के सामने रखें, उनसे पूछें। कई समाज प्रमुख जो थे जिन्होंने नारायणपुर में इस जिले में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया, उन्हें भी सांसद महोदय ने सम्मानित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश सर, आप एक बार उन्हें
शुक्रिया कहें। तो हम बिल्कुल आदरणीय, आपने इतने व्यस्तन समय से निकाला, और जैसे कि मैंने कहा ना कि मुझे पता नहीं था, लेकिन हम लोग जानते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के ऑलराउंडर हो। पहले नंबर में उतार दो तो भी अच्छी बैटिंग करेंगे, सेंचुरी बनाएंगे, 8वें नंबर में उतार दो तो भी टीम को जिता लोगे, पूरे बस्तर को जिताया हो, इसलिए हमने आपको ऑलराउंडर के तौर पर यहाँ पर, और इसी तरह ऑलराउंडर बने रहे, आने वाले दिन में हम आपको लोकसभा में देखें, ये उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका समय निकालना।